अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सेक्टर है पाकिस्तान में, अगर आप हमारी स्टॉक मार्केट की बात करें, मनी मार्केट की बात करें, डॉलर रुपी पैरिटी की बात करें, तो वहां पे अब काफी स्पेस मिल रहा है। यानी डॉलर जो पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि उसको बड़ी मार पड़ रही है, ठीक ठाक उसकी पिटाई जा रही है। आज भी ₹4.41 डॉलर की कदर में कमी हुई और $217.50 पे डॉलर इस वक्त पहुंच गया, जिसके बारे में बात की जा रही थी कि 250 और फिर 300 के लेवल की बात की जा रही थी। बहरहाल जो सियासी अदम इस्तेहकाम वो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है, लेकिन एक जो क्लैरिटी इस वक्त आ रही है और वो क्लैरिटी है कि इस हुकूमत को इसने जितने भी सख्त इकदाम किए हैं बशमूल IMF की जो शराइत मानी गई है, उसके बाद इतना टाइम मिलेगा कि उसके समरात भी जो है वो मौसूल हों। क्योंकि जो PTI के हवाले से बात की जा रही थी वो इस वक्त अर्ली इलेक्शन कॉल कर रहे हैं और उस अर्ली इलेक्शन में एक अमरीका मुखालिफ बयानिया, ये इंपोर्टेड हुकूमत का खात्मा और फिर जो IMF के ऊपर उनकी सख्त तनकीद है, इन चीजों को लेकर जो इन्वेस्टर है एक उसके दिमाग में, उसके बैक ऑफ माइंड एक फेयर था कि क्या होगा, पॉलिसी का तसलसल क्या होगा। ये सारी चीजें थी जो अब तक आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि क्लियर हो रही हैं और उसके बाद एक स्पेस मिला जिस तरीके से डॉलर नीचे आया। लेकिन इस तमाम अमल में हमने ये भी देखा कि किसी बैंक के ऊपर कोई रन नहीं था। ऐसा नहीं था कि किसी कमर्शियल बैंक या किसी मनी चेंजर के ऊपर लोग गए हों और जाके उन्होंने डॉलर्स की खरीदारी शुरू कर दी हो। ये तमाम मामला आ रहे थे आपके इंटरबैंक के हवाले से, बैंकों के आपस के लेन देन के हवाले से। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश में भी यही चीज हुई, इंडिया में भी खबरें हैं कि यही चीज है। वहां पर उनकी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो रही है, डॉलर वहां पर भी स्ट्रांग हो रहा है, स्पेकुलेशन हो रही है, उसके ऊपर सट्टा किया जा रहा है। और जो लेटेस्ट खबर है बांग्लादेश के हवाले से मैं बात करूं तो वहां का जो सेंट्रल बैंक है उसने बहुत ज्यादा विजिलेंट रोल अपना अदा किया और कुछ कमर्शियल बैंक्स के ट्रेजरी हेड्स जो उनको बर्खास्त किया गया है, उनको रिमूव किया गया, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड शामिल है, बराक शामिल है, डच बंगला शामिल है, सिटी बैंक शामिल है और साउथ ईस्ट एंड प्राइम बैंक, इन तमाम के ट्रेजरी हेड्स जो है इनको बाकायदा रिमूव किया गया क्योंकि ये डॉलर को मैनिपुलेट कर रहे थे। और कुछ खबरें पाकिस्तान में भी इसी तरह की थी कि यहां पर हमारे कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो भी इससे फायदा उठा रहे थे। आज के प्रोग्राम में चेयरमैन कैप एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर तवानाई उमूर जनाब रेहान जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से हम बात करेंगे मुख्तलिफ इशूज पे। जी मलिक बोस्तान साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडिया, तीनों जगहों पे हमने देखा कि ये स्पेकुलेशन जारी है। इतने सख्त इकदाम जो है वो बांग्लादेश में लिए, पाकिस्तान में भी बड़ी सख्ती सेंट्रल बैंक की जानिब से की जा रही है और आप इसी को एक बड़ा एलिमेंट समझ रहे हैं, आप करार दे रहे हैं कि जिस तरीके से डॉलर की वापसी हुई है, रुपए जो है वो तगड़ा हुआ। देखो मैं समझे जो डॉलर की आप बात की पूरी दुनिया में ही तकड़ा हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया में नहीं है। यूरो जो कि बड़ी स्ट्रांग करेंसी थी वो देखो डॉलर के बराबर आ गई तकरीबन। पाउंड जो है इससे भी स्ट्रांग थी, वो भी बहुत निचली सतह पे आ गया। तो सारी करेंसियां ये देखें, इंटरनेशनल रिसेशन हुआ, अमेरिका ने अपने तेजी से अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। लेकिन जो चीजें आपने बांग्लादेश में पाकिस्तान में डी में हुई हैं ये भी खिलाफ तवक्को हुई हैं, क्योंकि ट्रेजरार ने वाकई रोल वो प्ले नहीं किया पाकिस्तान में। खासतौर एक्शन स्टेट बैंक ने तो उनके ऊपर गारंटियां लगाई हैं और भी इंक्वायरी कर रहे हैं जो बैंक इन्वॉल्व में। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के जो इस वक्त आपने देखा डॉलर आज से 10-15 दिन पहले 250 में मिल नहीं रहा था और एलसीएम भी इतने में खुल रही थी। तो उसकी जो बुनियादी वजह बनी थी वो पाकिस्तान के सियासी इस्तेमाल था, जिसकी वजह से ये आपने देखा पिछले जुलाई का महीना पाकिस्तान के लिए सुनामी साबित हुआ। उसमें आपका इम्पोर्ट बिल जो है वो $7.8 अरब आया और आपकी जो है तजारती खसारा 48 अरब आया। आपके रिजर्व $9 अरब से भी नीचे चले गए। और इसी तरह ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो बड़ा अपसेट है और हुकूमत की भी जाने की खबरें आ गई, वफाक की शायद कायम न रहे। तो ये सियासी काम था। उसके बाद फॉरेन फंड केस का जो फैसला आया और उसमें दोनों जमातें अब चली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में और उसमें लगता है कि अब जो इलेक्शन है वो इतने होने वाले नहीं है। लेकिन अभी भी खबरें जो है सियासी, मैं कहता हूँ सियासत जो है मैशत की कुंजी है और सियासत का दरवाजा बंद होगा तो और अभी भी हम देख रहे हैं कि पंजाब और विफाक आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं पंजाब और विफाक। और वहां की सियासत जो है एक बार फिर अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती है।
अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये बड़ा कहा जा रहा है कि पंप एंड डंप हो रहा है इस वक्त, डॉलर जो है उसको बाकायदा कमजोर किया जा रहा है। ये कमर्शियल बैंक्स हैं और जो स्टेक होल्डर जिन्होंने लिए हुए थे, माल जिनके पास मौजूद था, अब वो डर कर जो है वो छोड़ रहे हैं और इसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी भी दोबारा रिवर्सल हो सकता है? नहीं, ये नेचुरल हुआ है और मैं समझता हूँ जब इस हुकूमत की पहली दफा ये कारकर्दगी सामने, ये जो कि हम हमेशा ये आप देख रहे हैं दावे कर रहे थे हम ये कर देंगे, कोई मान ही नहीं रहा था इन किताबों को, लेकिन इस दफा मिस्टर स्वेन साहब ने कहा जी हम इम्पोर्ट बिल इस महीने $3 अरब कम करेंगे, तो बाकी उन्हें जुलाई में बिल था आपका 8.25 और इस दफा 5.25 आया। तो ये पहली दफा उन्होंने जो कहा और सच दिखाया, तो ये असर था। दूसरा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो कॉल गई थी अमेरिका को, वो बड़ी कारगर साबित हुई अपील। और IMF का जो था टीचर, उसने कहा कि पाकिस्तान ने तमाम मुताबिक माली, इवन चाइना और फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान को $4 अरब की गारंटी भी दे दी है कि पाकिस्तान के हम जिम्मेदार है। तो अब कोई वजह नहीं पाकिस्तान को ये किस्त न मिले। अगर किस्त मिल जाती है तो आप देखें डॉलर का रेट 190 और 180 तक भी जा सकता है। और एक और चीज, बहुत चीज मैं आपको में लाना चाहता हूँ कि ये डॉलर इतना ज्यादा बढ़ा क्योंकि इसने तमाम रिकॉर्ड बढ़ने में भी तोड़े और गिरने में भी तोड़े हैं। देखो, ये एक दिन में 10 रुपए बढ़ा भी और एक दिन में 10 रुपए गिरा भी। और बढ़ने की वजह ये थी कि कुछ इम्पोर्टर माफिया ने, पाकिस्तान ने और स्टेट बैंक ने ये पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी अब LC ओपन होएगी तो उसके लिए पहले स्टेट बैंक से अप्रूवल लेना जरूरी होगा ताकि हम अपने अरेंजमेंट करके रखें। ठीक है, आते हैं जरा इंपोर्ट बिल के हवाले से बात हुई। रेहान जावेद, जरा बताइएगा हमारा इंपोर्ट बिल जो कि जुलाई में, और हमने देखा कि एक बहुत बड़ा गैप था और उस डेफिसिट के हवाले से उसकी फाइनेंसिंग जो है रफ्ता रफ्ता फिर वो कम हुई, और उसमें हमारा इंपोर्ट बिल के अंदर ऑयल पेमेंट जो है वो उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, कितना इस वक्त पाकिस्तान के पास ऑयल है हमारी तवानाई की जरूरियात को लेकर, और आगे क्या देखने, क्या ये दोबारा बढ़ सकता है, प्रोवाइडिंग के इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को भी ध्यान में रखिएगा जी। इमरान साहब, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में लिक्विड फर्नेस ऑयल हमारे पास कोई रफली कोई 30 to 40 डेज का पड़ा हुआ है और एज ऑन टुडे, और डीजल की जो हमारी डिमांड है वो भी हमारी तकरीबन 40-45 डेज की हमारे पास स्टॉक्स मौजूद है। इसकी वजह ये कि बीच में जब ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी तो हमारी जो कमर्शियल इंपोर्ट कंपनीज हैं और जो हमारी ये ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इन्होंने भी बहुत ज्यादा तादाद के अंदर जो है ना ऑयल इंपोर्ट करने की कोशिश की थी, डीजल खासतौर पर इंपोर्ट करके, और स्टॉक भी इन्होंने अच्छे खासे मेंटेन कर दिए थे। इनको पड़े हुए स्टॉक्स के ऊपर पेट्रोल पंप वालों ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, इनको पड़े हुए स्टॉक पे नफा हो जाएगा। द पॉइंट इज नॉट दिस कि हम आज की बात को देख रहे हैं, हमने ये स्टॉक्स अल्टीमेटली खत्म भी होना है, दोबारा भी इंपोर्ट करनी है। इस वक्त जो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है और गवर्नमेंट ने इस वक्त फ्यूल इंपोर्ट करने से रोका हुआ है अपने आप को, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम आज जो फ्यूल हमारे पास अवेलेबल है उसको लैविशली स्पेंड करना शुरू कर दें और आगे को नहीं सोचें कि इंपोर्ट डिफरेंस जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस है ये दोबारा एक महीने बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं उसी तरफ आता हूं सर, मैं उसी तरफ आता हूं। दो चीजें हैं, पहले तो ये बताइएगा कि हमने जब अपनी इन्वेंट्री मेक की, इन्वेंट्री आपने बनाई, तो कहा यह जा रहा है कि वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर थी। जब ऑयल $120-25 पर बैरल था, वहां पे जाके हमने अपनी इन्वेंट्री बुक की, तो वो एक लॉसेस में उनका खड़ा हो जाएगा क्योंकि अब ऑयल प्राइसेस नीचे हैं। उस लॉसेस को कैसे जो है वो मिटिगेट होगा, सवाल ये पैदा होता है। फिर दूसरा, ऑयल कम हो गया और ऑयल की कीमत कम होने पर हम भी उसको ट्रांसलेट कर दें, कम कर दें, तो हमारे यहां एक बार फिर उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो अगेन उसी विशेष सर्किल के ऊपर आके हम खड़े हो जाएंगे। इमरान साहब, देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है ना कि 30 डेज बाद या 15 दिन बाद हम प्राइसेस रिवाइज करते हैं, ऑयल मार्केट ऊपर जा रही होती है, हम सस्ता बेच रहे होते हैं, ये फॉर्मूला देखिए टेक्निकली गलत है। आपको इसको रियल टाइम पे लाना पड़ेगा, आपको इसको एज एंड व्हेन पे इंटरनेशनल मार्केट्स पे वीकली बेसिस पे आपको प्राइसेस अपनी रिवाइज करनी पड़ेगी, ताकि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोल पंप्स का जो एक प्रॉफिट आता है या लॉस आता है इनको, और जो मुल्क के लिए भी एक नुकसान है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास महंगा खरीदा हुआ ऑयल पड़ा हुआ है, आज उनको सस्ता बेचना पड़ेगा, तो वो भी जो है ना एवरेज आउट करने के बजाय ये रियल टाइम पे जब आ जाएगा तो वो अपना हिसाब किताब देखकर जो है ना उसके बाद इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, यानी रियल टाइम के ऊपर हो। आ जाते हैं बोस्तान साहब, अब ये जो बात थी कि जनाब पाकिस्तान में सबसे बड़ी पेमेंट हमारी ऑयल पेमेंट ही होती है, और उसके बाद अब शायद उतनी जरूरत फौरी तौर पे हमें ना पड़े, लेकिन आगे चल के दोबारा जो है उसकी जरूरत पड़ सकती है। ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, दुकानें, तिजारती मराकज, जिसपे हमें असल में ऑस्टेरिटी की जरूरत है, हमें रियल टाइम में अपनी तवानाई को बचाने की जरूरत है, लेकिन कल की खबर थी कि पंजाब हुकूमत ने अलाउ कर दिया कि आप 9 बजे के
बाद भी अपना कारोबार खोल सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने अलाउ कर दिया कि आप इतवार वाले दिन तातील करें तो करें, ना करें तो ना करें। तो एक तरफ तो हम देख रहे थे कि पूरी ड्राइव चल रही थी डे लाइट सेविंग के हवाले से, तवानाई की बचत के हवाले से, और एक तरफ जो है हम हातिम ताई की खबर को भी लात मार रहे हैं। ये फिर अगेन सियासत हो रही है हमारे इस हार्डकोर इकोनॉमिक डिसीजन के अंदर। बिल्कुल, ये तो सियासी और माशी माजाराई होगी। इसका मतलब तो यही हुआ, हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस पर जारी किया था कि कोई भी जितने भी हैं बाजार हैं वो तकरीबन 8 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे, ताकि अगर हम 8 बजे बाजार बंद करते हैं तो 3500 मेगावाट बिजली की बचत होती है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सेविंग है पाकिस्तान के एनर्जी बिल को। और मैं समझता हूँ ये पहले आपने देखा जो एनर्जी के रिजर्व होते थे वो टोटल 10 दिन के होते थे, अब इन्होंने बढ़ा के 3 महीने तक ले गए। और पिछले 2 महीने का अगर इम्पोर्ट बिल देखें, सिर्फ फर्नेस ऑयल का बिल भी $6 अरब चला गया। तो हमने 2 महीनों में इतना ज्यादा इम्पोर्ट कर लिया है कि हमारे रिजर्व इस नाजुक हालात में हमारे रिजर्व पे उसको बुरा असर पड़ा, और जिसकी वजह से डॉलर तेजी से बढ़ा। इतना हमें होश लेने का ज्यादा से ज्यादा भाई आप 7 दिन से 15 दिन का रिजर्व रख लें, ताकि आपके रिजर्व जो है वो हिट ना हो और कम ना हो। तो लेकिन बहरहाल कभी हुकूमत ने इसके ऊपर पाबंदी लगा के बड़ा अक्लमंदी का सबूत दिया है। मैं समझता हूँ एनर्जी हमारा सबसे बड़ा सरदर्दी है। एक तो IPP के हमारे जो वायदे हैं वो बहुत ज्यादा गलत हुए हैं, और उसमें हमें चाहे हम बिजली चलाएं ना चलाएं हमने उनको पेमेंट करनी है, तो उससे हमें छुटकारा हासिल करना होगा। हमारा हाइड्रो का अलग शुक्र है, बारिश हुई है अब जो कि 3000 मेगावाट से 6000 मेगावाट पे चली गई है। तो हाइड्रो सबसे सस्ता तरीन हमारा एनर्जी का जरिए है, जो ₹1 पर यूनिट हमें पड़ता है। ठीक है, ज़ाहिर है उसके ऊपर तो बड़े बहुत कुछ करने की जरूरत है। रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं, बड़ा पानी भी इस वक्त हमारे डैम्स में आया। अगेन रेहान साहब आपकी तरफ आता हूं, इन लेस्को केस, क्योंकि ज़ाहिर पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या कंट्रीब्यूशन है, और ये जो मैंने इस वक्त बात की कि जनाब पंजाब हुकूमत ने कह दिया कि आप कारोबार खोल सकते हैं, टाइमिंग्स की कोई कैद नहीं और डेज की भी कोई कैद नहीं, ये तो बिल्कुल उलट एक चीज हुई है। जो आप ड्राइव लेके चल रहे थे उसके बिल्कुल बरखिलाफ काम हुआ है। ये तो आपका दोबारा जाके खड़ा कर देगा डेफिसिट एनर्जी के ऊपर। इमरान साहब, डेफिसिट ऑलरेडी हमारा मौजूद है। आज की जो एनटीपीसी की रिपोर्ट है वो वी आर जनरेटिंग अबाउट 21,800 मेगावाट, और हमारी आज की डिमांड जो है वो 28,000 मेगावाट है। तो ऑलरेडी 6,000 मेगावाट एज ऑन टुडे 11/8/2022 को डेफिसिट भी मौजूद है। इस वक्त शहरों में जो लोड शेडिंग हो रही है वो 5 से 6 घंटे की हो रही है, और जो रूरल एरियाज में हो रही है वो 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ऑलरेडी कैरी आउट की जा रही है डिमांड शॉर्टफॉल को मीटअप करने के लिए। अब वजह की बात आपको मैं बताता चलूं कि लेस्को पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसकी एवरेज डिमांड पूरे साल में रहती है कोई 4,500 से 5,000 मेगावाट। ओके, इसका 10% लोड जो है दैट इज कमर्शियल। अच्छा, कमर्शियल का 10% का मतलब कि तकरीबन कोई 450 मेगावाट अप्रोक्सीमेटली जो है वो लेस्को का कमर्शियल लोड है, जो कमर्शियल मार्केट्स में और दुकानों में और ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल होता है। अभी जो कमर्शियल लोड है आपका, इसके पीक वर्किंग आवर्स आपके हैं 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। ओके, अगर हम 8 बजे अपनी मार्केटें बंद करते हैं तो हम 1 घंटे के अंदर, सिर्फ 1 घंटे के अंदर अप्रोक्सीमेटली 83 मेगावाट बिजली सेव करते हैं। और अगर हम इसको रात को 11 बजे तक खोल के रखेंगे तो हम हर घंटे 83 मेगावाट पर डे बिजली हम जाया करेंगे या इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, और हमें बेसिकली एक सेकंड सर, एक सेकंड अब मुझे लोड शेडिंग क्या इसका हाल है, क्योंकि अल्टीमेटली लोग, ये जो आपने कहा कि सिर्फ हार्डली 10% जो है वो कमर्शियल कंजम्पशन है, ये कमर्शियल कंजम्पशन अगर आप जनरेटर के ऊपर चले जाएं, लोड शेडिंग आप कर रहे हैं प्रोवाइडेड के, अगर दुकानें खुलती हैं और जनरेटर के ऊपर चले जाते हैं तो फिर कितना कंजम्पशन होगा? नहीं, आई एम सॉरी, ये देखिए इसमें एक बात समझने की जरूरत यह है कि अगर हम लोड शेडिंग पे जाते हैं तो ये सारे दुकानों वाले ना छोटे छोटे जनरेटर चलाना शुरू कर देंगे, छोटे बड़े जनरेटर जो कि 12 से 15% एफिशिएंट है। उससे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा दोबारा जाके फ्यूल के ऊपर, आपकी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगी, फ्यूल आपको ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं वही पूछ रहा था आपसे, वही चीज मालूम कर रहा था जी। इससे आपकी फ्यूल इंपोर्ट ऑलरेडी जो आपकी बढ़ी हुई है, जो आपने अभी रोकी हुई कर्टेल की हुई है, दोबारा आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जनरेटर्स बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट होते हैं, 12 से 15% की एफिशिएंसी होती है। इसकी वजह से आपकी फ्यूल की रिपोर्ट दोबारा बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसका हल ये नहीं है कि आप लोड शेडिंग शुरू कर दें कमर्शियल एरियाज में, इसका हल सिर्फ और सिर्फ ये कि उनके टाइमिंग्स कम करें और डे लाइट सेविंग की तरफ जाएं, ज्यादा से ज्यादा काम दिन की रोशनी को अवेल करते हुए करें,
बजाय इसके कि आप लोड शेडिंग करें और टाइमिंग्स को आप 8-9 बजे तक मार्केट को बंद करने की तैयारी करें। ठीक है मलिक बोस्तान साहब, कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो 8 बजे तक बंद कर दी जाए, 9 बजे तक बंद कर दी जाए, और जो वर्किंग आवर्स को लिमिट करने के साथ साथ आपके जो डे ऑफ्स हैं, जो हॉलीडे, उसमें कम से कम वीक में एक बढ़ाया जाए ताकि आपकी जो डिमांड इस वक्त है उसको कर्टेल किया जा सके। हमारे यहां अनफॉर्चुनेटली सियासत होती है हर चीज के ऊपर। आज कोई समझाने वाला नहीं है, ना हुकूमत पंजाब को ना किसी और को। मैं समझता हूँ हमें पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान है तो आपका इक़्तिदार भी रहेगा, आपकी सियासत भी रहेगी, आपको माशी तौर पे इतना न डुबाएंगे कल श्रीलंका वाला हमारा हाल हो। तो हमें एक जिम्मेदार शहरी और जिम्मेदार हुकूमत का फर्ज होने के नाते मैं अपील करूंगा पंजाब से भी और तमाम अपने बिजनेसमैनों से भी, और मैं हुकूमत को खास तौर पर हुकूमत को कहूंगा कि हमें इस वक्त सामने एनर्जी के सामने सबसे ज्यादा जो मुश्किल सूरत हाल का ठीक है। और जैसे कि इन्होंने फरमाया कि इस वक्त 6000 मेगावाट हमारा भी शॉर्ट फार्म मौजूद है। तो इसको हम यही तरीका है कि हम 7 बजे के बाद मैं समझता हूँ लॉकडाउन हो जाना चाहिए, हर चीज बंद हो जानी चाहिए, तभी हम इससे निकल सकेंगे। वरना हम इससे तरह कभी भी अपने खसारे पे काबू पाने। और हमारा इतना बिल है, जुलाई में मैं आपको बताऊं $4.25 अरब का एनर्जी का बिल था। तो आप किस तरह सर्वाइव करेंगे और किस तरह आप पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालेंगे। तो यही आज अल्लाह का शुक्र, हम अगर अल्लाह जो इस्लाम भी कहते हैं पूरे यूरोप इस्लाम की, यानी कि वो सुबह कारोबार शुरू करते हैं और 5-6 बजे बंद कर देते हैं। हम उल्टे चल रहे हैं और हम जो है रात को 11-12 बजे तक कह देंगे हमने खोल के रखना है। और ये मैं समझता हूँ यही कुर्बानी है अवाम की भी और हुकूमत की भी, और जो भी लोग हैं पाकिस्तान को बचाना है, एनर्जी को बचाना है। एनर्जी सिर्फ हुकूमत ने नहीं बचाना, जैसे हम अगर घर की लाइटिंग भी बचा सकते हैं फालतू। एग्जैक्टली इसके ऊपर पूरी आपको खुद से एहसास होगा तो आप इसको कलेक्टिव उसमें लेके जाएंगे। जनाब, बारिशें ठीक ठाक हुई और ये सैलाब और ये सारी चीजें, डैम्स हमारे जो हैं वो इस वक्त उनके स्पिलवेज वगैरह भी खोले जा रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा इस हाइडल कैपेसिटी के ऊपर रेहान साहब? देखिए इमरान साहब, पहले हम जरा नंबर्स को देख लें। हमारी 2021 की टोटल जो हमारी इम्पोर्ट्स थी वो थी $56 बिलियन की, और उसमें फ्यूल इम्पोर्ट्स थी हमारी $19.3 बिलियन। अब ये $19.3 बिलियन टोटल बनता है हमारे 27% ऑफ हमारे टोटल इम्पोर्ट्स का। हमारा एनर्जी मिक्स क्या है? हम तो 50% बना रहे हैं अपना, जो हम बिजली बना रहे हैं वो RLNG, इम्पोर्टेड कोल, और उसके अलावा हाइड्रो से जो हमारा मिक्स बनता है वो 29% बनता है ओवर द ईयर। देखिए, हम एक महीने में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमें पूरी कैलकुलेशन करनी है पूरे साल की। अब रिन्यूएबल एनर्जी हमारा सिर्फ 6% है। आज का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट है, तो आज भी हम डेफिसिट में हैं। आपके पास जो डैम्स की आपकी जो आपको सरप्लस आ रहा है इस वक्त, वो अगले 2-3 महीने के लिए आपके पास कोई 3000 मेगावाट बिजली आपकी एक्स्ट्रा बन रही है, लेकिन हम ये 2-3 महीने की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमें पूरे साल की कैलकुलेशन करनी है। ये जो $19.3 बिलियन का फ्यूल हमने पिछले साल इम्पोर्ट किया था, जिस वक्त प्राइसेस भी कम थी, इस वक्त प्राइसेस भी हमें इस पहले साल के शुरू में हमारी प्राइसेस भी 2 महीने ज्यादा रही है। हमें फ्यूल इंपोर्ट कम करनी पड़ेगी और कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी अपनी। अगर हम कंजम्पशन कम नहीं करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल कभी भी कम नहीं हो सकेगा। लेकिन जब आप ट्रांसलेट कर देते हैं, जब आप आवाम को फायदा पहुंचाएंगे, ऑयल प्राइसेस को कम करेंगे, तो पाकिस्तान में हमने नहीं देखा, वो तो लॉकडाउन था, लिहाजा ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ गई और यहां पे उसका कंजम्पशन भी नहीं था, सब कुछ बंद था। यहां अगर आप आज प्राइसेस कम करें, कंजम्पशन जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाएगा। इसको कैसे मैनेज करेंगे फिर? इमरान साहब, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हमें और आपको और हम सबको अपनी आदतें ठीक करनी पड़ेगी। मैं मलिक साहब की बातों से बिल्कुल एग्री करता हूं। ये पूरी दुनिया के अंदर जब हम जाते हैं तो सुबह 8 बजे सब लोग अपने ऑफिस जाना शुरू हो जाते हैं, सारी जगहों पे रश हो जाता है, 9 बजे वहां पे स्ट्रीट्स क्लियर हो जाती हैं और ऑफिस का स्टाफ सब पहुंच जाता है 9 बजे तक वहां पर। यहाँ हमारे यहाँ मार्केटिंग खुलने का टाइमिंग क्या है? सुबह 11 बजे आप कराची में मोबाइल ढूंढने को निकले तो आपको कराची में एक मोबाइल फोन नहीं मिल सकता सुबह। सही बात है। तो अगर जब तक हम अपनी आदतें ठीक नहीं करेंगे, हमें मुश्किल फैसले तो देखें करने पड़ेंगे। और ये मार्केटों की टाइमिंग 7-8 बजे बिल्कुल सही कहा है मलिक साहब ने, हमें लॉकडाउन लगा देना चाहिए पहले की तरह और मार्केटें बंद कर देनी चाहिए ताकि हम अपनी बिजली बचा सकें। लेकिन अगर हमने यही कर लिया सर, अगर हमने यही बात सुने ना, अगर हमने यही कर लिया तो फिर हम सियासत किसके ऊपर करेंगे? क्योंकि ये जितने भी ट्रेडर्स हैं, आपने देखा ना, जितनी भी बड़ी बड़ी अंजुमन है, ये ना तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाती हैं और अपने मफादात के लिए फिर सब जमा हो गए। ये नहीं कहेंगे कि जनाब सुबह 9 बजे हम मार्केट खोलेंगे। लड़ाई इस बात पे होगी कि रात 10 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। ये तो उनके अंदर भी अकल होनी चाहिए।
सिर्फ 2 महीने के बाद जो है ना आप दोबारा रिपोर्ट बिल में फंसे हुए होंगे और आपके पास फिर रिपोर्ट करने के पैसे नहीं होंगे, डॉलर दोबारा ऊपर जा रहा होगा और दोबारा आप लोग महंगाई का रोना रो रहे होंगे। एक तरफ हमने महंगाई का रोना भी रोना है और दूसरी तरफ हमने अपनी आदतें भी ठीक नहीं करनी। तो ये अगर आपने $19 बिलियन का ऑयल सस्ते वक्तों में इम्पोर्ट किया था तो ये $27 बिलियन पे जाना है जी। जिस वक्त अभी प्राइसेस जो है वो $100 के आसपास खेल रही है, इतनी कम नहीं हो रही। तो इसमें कम से कम एक ये तो कह सकते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है उसमें सबसे पहली शिफ्ट जो है इस वक्त यह आ जाए कि जनाब हम अपनी टाइमिंग्स जो है इसको सही करें, हम अर्ली बर्ड बने। इस्लाम भी यही कहता है हम सुबह सवेरे अपने कारोबार खोलें और इस पर तमाम सियासी जमातें, मैं तो कहता हूं कि इस वक्त जो 11 सियासी जमातें जो कि इस वक्त पीडीएम का हिस्सा है वो इस बात को लेकर उठें कि जनाब वो अपने अपने वोट बैंक को इस बात पर कायल करें कि पाकिस्तान को बचाना है। तो ये सबसे बड़ा और सुनहरी मौका है 11 जमातों के एक साथ होने का और वो इसमें पहल करें, वो इसमें लीड करें, बाकी सब उनको ज्वाइन करेंगे। इमरान साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब तक इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा और तमाम जमातें बैठ के अपने मफादात और अपनी सियासत को साइड पे रख के और मुल्क के मफाद में नहीं सोचेंगी, तब तक मैं नहीं समझता कि हमारे कुरान खत्म होने वाले हैं। हमारे कुरान अभी बढ़ने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान जावेद और मलिक बोस्तान हमारे साथ मौजूद थे।